अध्याय 45 सांप्रदायिकता का उत्थान और भारत का विभाजन। 1940 के उपरांत मुसलमानों को ये स्पष्ट था कि उनका उद्देश्य न तो एक राष्ट्रीय हिंदू भारत में दूसरे स्तर की नागरिकता था और न ही एक बहुराष्ट्रीय भारत में एक संदिग्ध सी साझेदारी। उन्हें तो एक विभिन्न प्रदेश में एक विभिन्न राष्ट्रीयता की आकांक्षा थी। बाय हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान। एक सांप्रदायिकता से दूसरी सांप्रदायिकता समाप्त नहीं होती, प्रत्येक एक दूसरे को बढ़ावा देती है और दोनों ही पनपती हैं। द्वारा जवाहरलाल नेहरू। भारत में सांप्रदायिकता की समस्या को केवल हिंदू मुस्लिम प्रश्न अथवा इसको हिंदू मुस्लिम धर्मों का विरोध मानना ठीक नहीं। सांप्रदायिक प्रश्न का आधार राजनीतिक अधिक और धार्मिक कम है। इन दो धर्मों के अतिरिक्त इस त्रिभुज में एक तीसरा पक्ष भी था। अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों के बीच अपने आप को स्थापित कर एक सांप्रदायिक त्रिभुज खड़ी कर दी थी। इस त्रिभुज की सबसे दृढ़ तथा आधार भुजा अंग्रेज थे। वे न ही मुसलमानों के मित्र थे, न ही हिंदुओं के शत्रु। वे तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मित्र थे और बांटों और राज्य करों में विश्वास करते थे। लॉर्ड जॉन एल्फिंस्टन, जो 1853 से 1860 तक बम्बई के गवर्नर थे, उन्होंने एक बार लिखा था कि बांटो और राज्य करो, ये प्राचीन रोमन कहावत थी और ये हमारी भी होनी चाहिए। इसी प्रकार सर जॉन स्ट्रेची, जो एक प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने भी लिखा, भारत में भिन्न धर्मों का एक साथ होना हमारी राजनीतिक स्थिति के लिए बहुत अच्छी बात है। सन 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर को पुनः सम्राट बनाने का प्रयत्न किया गया था। अतएव अंग्रेजों के मन में मुसलमानों के प्रति कुछ कटुता थी। वहाबी आंदोलन से इस विश्वास को समर्थन मिला और अगले 20 से 25 वर्ष तक वे लोग हिंदुओं को समर्थन देते रहे। परंतु ज्यों-ज्यों हिंदुओं में अधिक राजनीतिक जागृति आई और उन्होंने राजनीतिक अधिकारों के लिए आंदोलन करना आरंभ किया, इस नीति में परिवर्तन आ गया। 1880 के आसपास ये स्पष्ट था कि हिंदू अब राजनीतिक, आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र में अधिक पिछड़े मुसलमानों की तुलना में अंग्रेजी राज्य के लिए अधिक भय उत्पन्न कर रहे थे और अब अंग्रेजों की दोनों संप्रदायों के प्रति नीति में स्पष्ट परिवर्तन आया। एंग्लो इंडियन नौकरशाही ने इस परिवर्तन में विशेष भूमिका निभाई। W. हंटर ने अपनी पुस्तक भारतीय मुसलमान, जो 1871 में प्रकाशित हुई, उसने ये स्पष्ट लिखा, मुसलमान इतने दुर्बल हैं कि विद्रोह कर ही नहीं सकते, और उसने मुसलमानों के प्रति नीति में परिवर्तन का सुझाव दिया। श्री थियोडोर बैंक, जो MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रथम प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुसलमानों में जागृति के लिए कार्य किया और अंग्रेजी नीति को प्रभावित किया। पृष्ठ 420। सर सैयद अहमद खान, राष्ट्रवाद से सांप्रदायिकता की ओर। सर सैयद अहमद आरंभिक काल के एक संयुक्त भारतीय राष्ट्र और हिंदू मुस्लिम एकता के कट्टर समर्थक थे, परंतु कालांतर में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे और अंग्रेजी साम्राज्य के समर्थक बन गए। आरंभिक काल में उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को एक सुंदर वधू, भारत की दो आंखें बतलाया। 1884 में दिए गए एक भाषण में उन्होंने कहा था, क्या हम दोनों एक देश में नहीं रहते? स्मरण रहे कि हिंदू और मुसलमान केवल दो धार्मिक भिन्नताएं प्रकट करते हैं, अन्यथा सभी लोग, चाहे वे हिंदू अथवा मुसलमान हों, चाहे ईसाई भी हो, जो इस देश में रहते हैं, सभी इस मामले में एक ही राष्ट्र से संबंध रखते हैं। एक बार पंजाबी हिंदू श्रोताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, भारत का प्रत्येक नागरिक हिंदू है, और आगे कहा, मुझे शोक है कि आप लोग मुझे हिंदू नहीं मानते। इसी प्रकार 1884 में गुरदासपुर पंजाब में बोलते हुए उन्होंने कहा था, हमें मन से और हृदय से एक होने का प्रयत्न करना चाहिए और कार्य भी एक होकर करना चाहिए। यदि हम एक होंगे तो हम एक दूसरे का आश्रय बन सकते हैं, और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो एक दूसरे का विरोध करने से हम दोनों का पतन और नाश हो जाएगा। इस समय उनके वक्तव्यों में कुछ विरोधाभास सा मिलता था। इसके विपरीत उनके एक भाषण में, जो उन्होंने 16 मार्च 1888 को मेरठ में दिया, उनका ये कहना था कि हिंदू और मुसलमान न केवल दो राष्ट्र हैं, अपितु विरोधी राष्ट्र हैं। यदि अंग्रेज भारत से चले जाएं, तो ये कभी भी एक साझा राजनीतिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। उनकी नीति और विचारों में ये सहसा उलटफेर क्यों हुआ?
ज्यों ही स्थानीय निकायों के गठन में चुनावों की प्रथा आरंभ हुई, त्यों ही पृथक निर्वाचक मंडल की मांग प्रस्तुत हुई। केंद्रीय विधानसभा में रिपन के स्थानीय स्वशासन विधेयक पर बोलते हुए उन्होंने जनवरी 1883 में दोनों जातियों और धर्मों के बीच महत्वपूर्ण भेदों की और दोनों धर्मावलंबियों में शिक्षा के भिन्न स्तर की बात कही और ये भी कहा कि यदि साधारण चुनाव प्रणाली अपनाई जाएगी तो बड़ी जाति छोटी जाति के हितों की अवहेलना करेगी। वे मुस्लिम हितों की पूर्ण पक्षपाती थे और वो इस बात को भली भांति जानते थे कि मुसलमान शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं और वो इस परिणाम पर पहुंचे कि भारत के लोग प्रतिनिधित्व और उत्तरदायी प्रकार की पश्चिमी राजनीतिक संस्थाओं के लिए परिपक्व नहीं है, क्योंकि उनके संप्रदाय को उनका उचित भाग नहीं मिलेगा। इस विचार ने हिंदू भय का रूप धारण कर लिया और इसके पश्चात ये समस्त मुस्लिम विचारधारा का महत्वपूर्ण अंग बन गया। एंग्लो इंडियन प्रशासकों ने इस भय का लाभ उठाकर हिंदू मुसलमानों के बीच एक खाई बना दी। अलीगढ़ कॉलेज के पहले 3 प्रिंसिपल बैंक, मॉरिसन और अर्चबोल्ड तीनों ने अलीगढ़ आंदोलन को अंग्रेजों के पक्ष का और हिंदुओं के विरोध का रूप दिया। अलीगढ़ आंदोलन ने मुसलमानों के मन में ब्रिटिश क्राउन के प्रति राजभक्ति की भावना भरी और उन्हें भारतीय राजनीतिक जीवन से दूर रहने की प्रेरणा दी। अगस्त 1888 में सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई, जिसका स्पष्ट उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। इसके कुछ काल पश्चात केवल मुसलमानों के लिए उत्तर भारत की मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल रक्षा सभा बनाई ताकि मुसलमान राजनीतिक जीवन से दूर रहें और वे भारत में अंग्रेजी राज्य का समर्थन करें। भारतीय इतिहास लेखन में सांप्रदायिकवाद। भारतीय इतिहास के कुछ अंग्रेजी लेखकों ने भी हिंदू मुस्लिम प्रश्न को लेकर ही इतिहास और भारतीय संस्कृति के विकास की कथा लिखी और इस प्रकार साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। यहाँ पर टिप्पणी दी गई है। 1. थियोडोर बैक ने 1883 में कॉलेज प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार संभाला और वे अपनी मृत्यु 1899 तक वहां कार्य करते रहे। बैक वास्तव में राजनैतिक व्यक्ति थे और उनका व्यक्तिगत उद्देश्य एंग्लो मुस्लिम एकता बनाना था। लंदन टाइम्स ने मृत्यु सूचना में उसे एक साम्राज्य निर्माता के रूप में श्रद्धांजलि प्रस्तुत की, जो कार्यकाल में ही मृत्यु की गोद में चला गया। 2. इस पक्ष के अति उत्तम विश्लेषण के लिए देखिए रेमिला थापर, हरबंस मुखिया और डॉक्टर विपिन चंद्र द्वारा संपादित पुस्तक कम्युनलिज्म एंड द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री, अध्याय 4, पृष्ठ 421। इन्हीं की देखा देखी कुछ भारतीय इतिहासकारों ने भी इसी तथ्य पर बल दिया। उदाहरण के लिए प्राचीन भारत के इतिहास को हिंदू काल और मध्यकालीन इतिहास को मुस्लिम काल की संज्ञा दी, अर्थात धर्म ही इस काल के इतिहास में प्रमुख मार्गदर्शक तत्व था। ये सत्य है कि राजा और प्रजा दोनों ने धार्मिक नारों का अपने आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया, परंतु ये इतिहास नहीं विडंबना है यदि हम कहें कि सभी मुसलमान शासक थे और सभी हिंदू शासित। वास्तव में मुस्लिम जनसाधारण उतने ही निर्धन थे, यदि अधिक नहीं, जितने कि हिंदू, और उनका मुस्लिम शासकों और उनके हिंदू सहयोगियों ने उतना ही शोषण किया जितना कि हिंदुओं का। जो भी हो, इतिहास के प्रति इस सांप्रदायिक दृष्टिकोण ने 19वीं शताब्दी के अंतिम चरणों तथा 20वीं शताब्दी के प्रथम अर्ध में भारतीय राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई। धार्मिक सुधार आंदोलनों का पार्श्व प्रभाव। 19वीं शताब्दी के दोनों हिंदू और मुसलमान धार्मिक सुधार और पुनरुत्थान आंदोलनों के कुछ परस्पर विरोधी रूप भी थे। ये आंदोलन हिंदू और मुस्लिम धर्मों को रूढ़िवादी और विवेक रहित तत्वों से बचाने के लिए आरंभ किए गए थे, परंतु इससे कुछ अप्रत्यक्ष प्रवृत्तियां भी उत्पन्न हो गईं। वहाबियों का सभी मुस्लिम लोगों के प्रति जिहाद, धर्म युद्ध का नारा लगाना और देश में दार उल इस्लाम स्थापित करने का स्वप्न लेना हिंदुओं के लिए स्वीकार करना उतना ही कठिन था जितना कि कुछ हिंदू सुधारकों द्वारा इस देश को आर्यावर्त में परिणत करना और शुद्धि का आह्वान देना मुसलमानों के लिए। यहाँ तक कि विवेकानंद द्वारा प्राचीन भारतीय उपलब्धियों का उल्लेख करने से कुछ मुसलमान अप्रसन्न थे और वे परंपराओं तथा एकात्मा के लिए एशिया के इतिहास की ओर झुके। नवीन वीर गाथाएं और सांप्रदायिकता।
इसी प्रकार 20वीं शताब्दी के उग्र राष्ट्रवादियों ने महाराणा प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्रवीरों की सूची में सम्मिलित कर लिया और अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे राजाओं को विदेशियों की संज्ञा दी। अर्थात प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह वीर थे क्योंकि वे हिंदू थे और मुगल सम्राट विदेशी थे क्योंकि वे मुसलमान थे। परंतु ये समझना चाहिए कि आधुनिक राष्ट्रवाद जैसी कोई भावना मध्यकाल में नहीं थी। इसी प्रकार ये सत्य है कि तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद और गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के कट्टर समर्थक थे, परंतु वे जाने अनजाने में ऐसी भाषा, उपमा और लक्षणों का प्रयोग करते थे जो केवल हिंदू थीं। जैसे कि एक आदर्श राज्य के लिए महात्मा गांधी राम राज्य की बात करते थे, जिसको मुस्लिम जनता पसंद नहीं करती थी। ये सत्य है कि इन शब्दों का प्रयोग जनसाधारण को उभारने के लिए किया गया था, परंतु अंग्रेजों ने इसका प्रयोग सांप्रदायिकता को उभारने के लिए किया। इस समय में तो मुस्लिम लीग तिरंगे झंडे के सामने झुकने इत्यादि पर भी आपत्ति करती थी। सरकारी सेवाओं का सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए उपयोग, व्यापार और उद्योग में पर्याप्त अवसर न मिलने के कारण केवल सरकारी सेवाएं ही जीवन यापन का एक अच्छा अवसर प्रदान करती थीं। शासकों ने इसका प्रयोग आपसी द्वेष और ईर्ष्या को उत्तेजित करने के लिए किया। हमारे राष्ट्रीय नेता इसको भली भांति समझते थे, परंतु वे इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। जैसा कि एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इस विशाल संरक्षण का प्रयोग अंग्रेजों की भारत में स्थिति को दृढ़ करने के लिए किया गया, आपस में प्रतिद्वंद्विता और विरोध को बढ़ाने के लिए किया गया। इससे आत्मसम्मान को हानि पहुंची, द्वेष बढ़ा और सरकार एक समूह को दूसरे के विरुद्ध भड़काती रही। शिमला प्रतिनिधि मंडल 1 अक्टूबर 1906 और सांप्रदायिक चुनाव मंडलों की प्रणाली को स्वीकार करना। इंग्लैंड स्थित भारत राज्य सचिव से लेकर जिला प्रशासक तक सभी पदाधिकारी इस बात पर तुले हुए थे कि यदि भारत में अंग्रेजी राज्य को बनाए रखना है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बढ़ती हुई शक्ति का कोई न कोई प्रतिकार ढूंढना ही पड़ेगा। एक ऐसा प्रतिकार था सांप्रदायिक पृथक चुनाव मंडल, अर्थात मुसलमानों के लिए पृथक स्थानों का आरक्षण और उनके चुनाव में केवल मुस्लिम मतदाता ही भाग ले सकें। पृष्ठ 422। संवैधानिक सुधारों पर विचार हो रहा था, अतएव एक अच्छा अवसर स्वयं उपस्थित हो गया। MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रिंसिपल आर्चबोल्ड के सुझाव में आगा खां एक प्रतिनिधि मंडल लेकर अक्टूबर 1906 को शिमला में लॉर्ड मेयो को मिले। इस प्रतिनिधि मंडल को मौलाना मोहम्मद अली ने आज्ञानुसार कार्य की संज्ञा दी। आर्चबोल्ड ने उस प्रतिनिधि मंडल के निवेदन पत्र का मसविदा तैयार किया, सरकार और प्रतिनिधि मंडल के बीच बिचौलिए की भूमिका निभाई और इसकी स्वीकृति का प्रबंध किया। प्रतिनिधि मंडल के लोगों ने अंग्रेजी क्राउन के प्रति राजभक्ति की भावना प्रकट की और उनके सुधारों की प्रशंसा भी की, परंतु उन्होंने चुनावों पर अपनी शंका व्यक्त की कि संयुक्त चुनाव प्रणाली उनके हितों में नहीं होगी। प्रार्थियों ने ये भी कहा कि मुसलमानों को केवल जनसंख्या के आधार पर स्थानों का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, अभी तो ये उनके राजनीतिक महत्व और साम्राज्य की रक्षा में की गई सेवाओं के आधार पर मिलना चाहिए। लॉर्ड मिंटो ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। इस पर लॉर्ड मार्ले, भारत राज्य सचिव, ने मिंटो की पीठ ठोंकी और लिखा, आपका आवेदन पत्र बहुत उत्तम था। यहाँ इसके लोगों और समाचार पत्रों ने बहुत प्रशंसा की है। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में। शिमला प्रतिनिधि मंडल के समय मुस्लिम नेताओं ने एक केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने की सोची, जिसका उद्देश्य केवल मुसलमानों के हितों की रक्षा करना हो। 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का विधिवत उद्घाटन किया गया। इसके उद्देश्य निम्नलिखित थे: 1. भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी सरकार के प्रति राजभक्ति की भावना को बढ़ाना और यदि सरकार की किन्हीं विचारों के विषय में कोई गलत धारणा उठे तो उसे दूर करना। 2. भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना और उनकी आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को मर्यादा पूर्ण शब्दों में सरकार के सम्मुख रखना। 3. उद्देश्य 1 और 2 को ध्यान में रखते हुए यथासंभव मुसलमानों तथा अन्य भारतीय संप्रदायों के बीच सद्भाव बढ़ाना। तो इस प्रकार आरंभ से ही मुस्लिम लीग एक सांप्रदायिक सभा थी, जिसका उद्देश्य केवल मुसलमानों के राजनीतिक तथा अन्य हितों की रक्षा करना था। इसका ये स्वरूप
1947 तक बना रहा। लीग की राजनीतिक उद्देश्य अलीगढ़ में दिए नवाब वक्कार उल मुल्क के एक भाषण से स्पष्ट हो जाते हैं। नवाब ने कहा था, अल्लाह न करे यदि अंग्रेजी राज्य भारत से समाप्त हो जाए तो हिंदू हम पर राज्य करेंगे और हमारी जान, माल और धर्म खतरे में होगा। मुसलमानों को इस खतरे से बचने का एक ही मार्ग है, वो ये है कि वे अंग्रेजी राज्य को जारी रखने में सहायता करें। यदि मुसलमान पूरे मन से अंग्रेजों के साथ रहेंगे तो उनका राज्य पूर्ण रूप से बना रहेगा। मुसलमानों को अपने आप को अंग्रेजी सेना समझना चाहिए जो ब्रिटिश क्राउन के लिए अपना रक्त बहाने और जीवन अर्पण करने को तैयार है। 1913 के पश्चात लगभग एक दशक तक मुस्लिम लीग उदारवादी मुस्लिम नेताओं के प्रभाव में आ गई, जिनमें मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मजहर उल हक, सैयद वजीर हुसैन, हजरत इमाम और मोहम्मद अली जिन्नाह, वो उन दिनों राष्ट्रवादी थे, प्रमुख थे। 1920 से 1923 तक मुस्लिम लीग का कार्य ठप रहा, परंतु साइमन आयोग की नियुक्ति 1927 से 30 के मध्य और लंदन में हुई गोलमेज कॉन्फ्रेंसों 1930 से 32 के मध्य से मुस्लिम लीग में पुनः जान आ गई। जिन्नाह, जो अब तक पूर्ण रूपेण सांप्रदायिकतावादी बन गए थे, अब इसके निर्विवाद नेता बन गए थे। 1932 के सांप्रदायिक निर्णय ने हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई और भी चौड़ी कर दी थी। कांग्रेस मंत्रिमंडल और मुस्लिम लीग 1937 से 39 के मध्य में। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन पहले चुनाव 1937 में हुए। मुस्लिम लीग ने चुनाव लड़े और उसे थोड़ी सी सफलता मिली। मुसलमानों के 485 आरक्षित स्थानों में से केवल 110 उसे मिले। मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल और सिंध भी उसे अन्य मुस्लिम दलों ने पछाड़ दिया। कांग्रेस ने बम्बई, मद्रास, यूपी, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई। पृष्ठ 423। कांग्रेस ने जुलाई 1937 में सरकारें बनाने का निश्चय किया। मुस्लिम लीग ने बंगाल, आसाम और पंजाब में कांग्रेस से मिलकर मिलीजुली सरकार बनाने की इच्छा प्रकट की और उन्हें आशा थी कि यूपी और बिहार में भी उनके सदस्य मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर लिए जाएंगे। कांग्रेस, जो सांप्रदायिकता के लिए गर्व करती थी, उसने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और ये कहा कि यदि मुस्लिम लीगी सदस्य मंत्री बनना चाहते हैं तो वे कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करें। ये संभवतः कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी। जिन्नाह ने इस सुझाव को मुस्लिम लीग के विरुद्ध सबसे बड़ी चाल बताया। उसने कांग्रेस के विरुद्ध प्रत्येक प्रकार के आरोप लगाए और कांग्रेस को हिंदुओं की संस्था बतलाया जो अल्पसंख्यकों को दबाना चाहती है। वो इस परिणाम पर पहुंचे कि कांग्रेस से मुसलमानों को न्याय की आशा नहीं करनी चाहिए। 1937 में मुस्लिम लीग ने पीरपुर के राजा के नेतृत्व में एक समिति नियुक्त की जो हिंदू कांग्रेसी प्रांतों में मुसलमानों पर हुए अन्याय और अत्याचारों की जांच करे। पीरपुर रिपोर्ट ने मुसलमानों पर किए गए अत्याचारों की कहानियां गढ़ लीं। रिपोर्ट में लिखा, कांग्रेस और हिंदू महासभा के उद्देश्य एक हैं। यद्यपि कांग्रेस अपने आप को असांप्रदायिक कहती है और कुछ कांग्रेसी वास्तविक रूप से राष्ट्रवादी नीति पर आचरण भी करते हैं, परंतु अधिकांश कांग्रेसी हिंदू हैं और वे शताब्दियों के मुस्लिम और अंग्रेजी राज्य के पश्चात शुद्ध हिंदू राज्य स्थापित करना चाहते हैं। मुसलमान प्रायः ये मानते थे कि बहुसंख्यक अन्याय से बढ़कर कोई अन्याय नहीं है। जब 1939 में कांग्रेस ने युद्ध के प्रश्न पर त्याग पत्र दे दिए तो लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। 2 राष्ट्र का सिद्धांत और पाकिस्तान की मांग। प्रायः कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कहा था, यदि ये सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाता है कि भारत के सांप्रदायिक प्रश्न का स्थायी हल भारतीय मुसलमान को अपने देश भारत में अपनी संस्कृति और परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है, तो मेरी इच्छा ये होगी कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बलोचिस्तान को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाए। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर अथवा बाहर एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य का गठन मुझे कम से कम उत्तर पश्चिमी भारत में मुसलमानों का अंतिम लक्ष्य प्रतीत होता है। मुसलमानों के लिए
पृथक स्वदेश जिसे पाकिस्तान कहा जाए, ये स्पष्ट विचार कैम्ब्रिज के एक अनुस्नातक विद्यार्थी रहमत अली के मन में उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि पंजाब उत्तर पश्चिमी प्रांत, जिसको अफगान प्रांत भी कहा जा सकता है, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को भारतीय मुसलमानों का एक राष्ट्रीय देश होना चाहिए और उसे उसने पाकिस्तान की संज्ञा दी। पाकिस्तान शब्द इनमें से प्रथम 4 प्रांतों के प्रथम और 5वें का अंतिम अक्षर लेकर बनाया गया। रहमत अली का ये भी विचार था कि हिंदू और मुसलमान मूलभूत पृथक राष्ट्र अथवा जातियां हैं। उसने लिखा था, हमारा धर्म, संस्कृति, इतिहास, परंपराएं, साहित्य, आर्थिक प्रणाली, दाय के कानून, उत्तराधिकार और विवाह हिंदुओं से मूलतः भिन्न हैं। ये भिन्नताएं मुख्य मूल सिद्धांतों में ही नहीं, अपितु छोटे छोटे ब्यौरों में भी भिन्न हैं। हम मुसलमानों और हिंदू आपस में बैठकर खाते नहीं और विवाह नहीं करते। हमारी राष्ट्रीय रीतियां, पंचांग, यहाँ तक कि खाना और पहनावा भी सभी कुछ भिन्न है। हिंदू और मुसलमान पृथक पृथक जातियां हैं। इनकी घोषणा असंदिग्ध शब्दों में मोहम्मद अली जिन्नाह ने लाहौर में मार्च 1940 के अधिवेशन में की। ये हिंदू और मुसलमान शब्द के नियम निष्ठ अर्थ में धर्म नहीं है, अपितु वास्तव में भिन्न और स्पष्ट सामाजिक व्यवस्था है। और ये एक स्वप्न है कि कभी भी हिंदू और मुसलमान मिलकर एक राष्ट्र बना सकते हैं। इन दोनों के धार्मिक दर्शन, सामाजिक रीति रिवाज और साहित्य भिन्न हैं। ऐसी दोनों जातियों को एक राज्य में इकट्ठे बांधने से, जिसमें एक अल्पसंख्यक हो और दूसरी बहुसंख्यक, इससे असंतोष बढ़ेगा और राष्ट्र ही नष्ट हो जाएगा। पृष्ठ 424। भारत का बंटवारा मांगते हुए मुस्लिम लीग ने ये प्रस्ताव पारित किया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन का ये दृढ़ विचार है कि इस देश में कोई भी संवैधानिक योजना सफल और मुसलमानों को स्वीकृत नहीं होगी जो कि निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित न हो। भौगोलिक स्थिति से एक दूसरे से लगे हुए प्रदेश आवश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार गठित किए जाएं ताकि वहां मुसलमान बहुसंख्यक हो जाए, जैसा कि भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी प्रदेश, और इनको मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए और उससे सम्मिलित प्रदेश स्वशासी और प्रभुसत्तापूर्ण हो। इस प्रस्ताव में जो प्रदेश पाकिस्तान में सम्मिलित होने थे, उनका विवरण नहीं था। 1942 में जिन्नाह ने प्रोफेसर कूपलैंड को व्याख्या करते हुए कहा था कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राज्य होगा और भारत के एक ओर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब और सिंध और दूसरी ओर बंगाल होंगे। उसने बलूचिस्तान और आसाम का उल्लेख नहीं किया था, न ही कश्मीर और हैदराबाद का। परंतु 12 मई 1946 को मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल को एक स्मरण पत्र में मुस्लिम लीग ने 6 प्रांत पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बलूचिस्तान, सिंध, बंगाल और आसाम को एक समूह में सम्मिलित करने की बात कही। इस प्रकार लाहौर अधिवेशन ने इसे दिशा और कार्यक्रम दिया। हिंदू महासभा वास्तव में भारत में अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीतियां सांप्रदायिक संस्थाओं के बनने और विकसित होने का स्वर्ण अवसर प्रदान करती रहीं। एक सांप्रदायिक संस्थान केवल व्यक्तिगत नेतृत्व की आकांक्षाओं और संप्रदाय विशेष के हितों की रक्षा की भावना को ही पूरा नहीं करता था, अपितु विदेशी साम्राज्यवाद को भी अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करता था। ये हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, अकाली दल और दलित वर्ग संघ सभी के विषय में सत्य था। हिंदू महासभा की उत्पत्ति और आदिकाल का इतिहास अस्पष्ट है। 1910 में इलाहाबाद के प्रमुख हिंदुओं ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा बनाने का निश्चय किया। 1911 में पंजाब हिंदू महासभा ने अमृतसर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया। हिंदू महासभा ने हरिद्वार में अपने मुख्य कार्यालय स्थापित किए और महत्वपूर्ण हिंदू मेलों के अवसरों पर सम्मेलनों का आयोजन किया। 1922 में प्रथम असहयोग आंदोलन की समाप्ति पर मालाबार तट और मुल्तान में विस्तृत सांप्रदायिक दंगे हुए और इससे हिंदुओं की जान और माल की बहुत हानि हुई। हिंदुओं के एक वर्ग ने हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए संगठित करने का निश्चय किया। हिंदू महासभा के गठन के तर्क की व्याख्या करते हुए पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा, मुसलमान और ईसाई शताब्दियों से अपने धर्म प्रचार के लिए कार्य करते रहे हैं। भारत के मुसलमानों का मुख्य भाग इन्हीं हिंदू धर्म से परिवर्तित लोगों का है। इस प्रक्रिया को रोकने के हेतु ये आवश्यक है कि एक हिंदू मिशन प्रचारक संस्था बनाई जाए। इसी प्रकार
मुस्लिम लीग द्वारा चुने हुए निकायों में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग का प्रतिकार करने के लिए और उन्हें न्याय दिलवाने के लिए ये आवश्यक था कि हिंदुओं को संगठित किया जाए। इस हिंदू महासभा के आरंभिक दिनों में शुद्धि और संगठन ये उसके प्रमुख ध्येय थे। इसी प्रकार पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस आंदोलन के सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों पर भी बल दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चूंकि राजनीतिक संस्था थी, इसलिए वो सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अराजनैतिक क्षेत्रों में कार्य नहीं कर रही थी। अतएव हिंदू समाज से सामाजिक कुरीतियां, बाल विवाह, जाति प्रथा, अस्पृश्यता दूर करने के लिए सभा को संगठित किया गया। इसलिए पंडित मालवीय जी ने ये कहा, हिंदू महासभा कांग्रेस की प्रतिद्वंद्वी नहीं, अपितु उसके कार्य की अनुपूर्ति और सुदृढ़ बनाने के लिए है। हिंदू महासभा का सामाजिक और सांस्कृतिक दावा उतना ही बड़ा ढोंग था जितना कि मुस्लिम लीग, अकाली दल तथा अन्य सांप्रदायिक संस्थाओं का। वीर सावरकर के नेतृत्व में जो 1938 में इसके प्रधान चुने गए और प्रायः बहुत देर तक इस पद पर चुने जाते रहे, हिंदू महासभा ने एक राजनीतिक कार्यक्रम भी बना लिया। पृष्ठ 425। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुसलमानों को प्रसन्न करने की नीति से दुखी होकर सावरकर ने हिंदू राष्ट्र का नारा दिया। सावरकर का दावा था कि भारत हिंदुओं का देश है जिसमें केवल हिंदू जाति ही रहती है और यहाँ मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों को एक अल्पसंख्यक जाति का स्थान ही मिल सकता है। हाँ, एक व्यक्ति एक वोट के आधार पर उन्हें न्याय मिलेगा। भाषा के मामले में सावरकर का विचार था कि लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार यहाँ बहुसंख्यक लोगों की भाषा ही चलेगी। वीर सावरकर की मृत्यु के पश्चात श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके प्रधान बने और इन्होंने इसे कुछ अधिक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दिया। हिंदुओं में हिंदू महासभा उतनी लोकप्रिय कभी नहीं हुई जितने कि मुसलमानों में मुस्लिम लीग, परंतु फिर भी मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग के प्रतिकार के रूप में हिंदू महासभा अखंड हिंदुस्तान का नारा लगाती थी। हिंदू महासभा के भारत में हिंदू जाति, हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता और हिंदू राष्ट्र की मांग को देखते हुए लीग की पाकिस्तान की मांग और दृढ़ होती चली गई। परंतु ये मानना पड़ेगा कि लीग पहली सांप्रदायिक संस्था थी जो अस्तित्व में आई और उसका सांप्रदायिक विष फैलता चला गया और हिंदू महासभा तथा अन्य सांप्रदायिक संस्थाएं एक दूसरे का विरोध करने के लिए अस्तित्व में आती चली गईं। द्वितीय विश्व युद्ध और पाकिस्तान योजना की प्रगति। सबसे पहला है अगस्त 1940 का प्रस्ताव। कांग्रेस की इस मांग पर कि युद्ध के तुरंत पश्चात स्वतंत्रता मिले और अभी अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन हो, इसके बदले में ही युद्ध में पूर्ण सहयोग मिलेगा। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त 1940 का प्रस्ताव किया, जिसमें युद्ध के पश्चात संविधान सभा बनाने की बात कही थी। परंतु अल्पसंख्यकों को इस बात का विश्वास दिलाया गया कि अंग्रेजी सरकार किसी भी ऐसी राज्य प्रणाली का समर्थन नहीं करेगी जिसमें उस सरकार के अधिकार को देश की एक प्रमुख जाति स्वीकार न करे। मुस्लिम लीग ने इस विश्वास का स्वागत किया और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया था, भारत के भावी संविधान के कठिन प्रश्न का विभाजन ही केवल एकमात्र हल है। क्रिप्स का मिशन 1942 और पृथकीकरण शक्तियों का बढ़ावा। क्रिप्स योजना मार्च-अप्रैल 1942 ने मुस्लिम लीग की भारत के बंटवारे की मांग को और भी आगे बढ़ाया। सरकार के घोषित प्रस्तावों में यह स्पष्ट था कि युद्ध के पश्चात बनाए गए संविधान को इस शर्त पर स्वीकार कर लिया जाएगा, यदि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत इस नए संविधान को स्वीकार न करे और अपनी तात्कालिक अवस्था बनाए रखना चाहे तो ऐसा कर सकता है, और यदि कालांतर में वो भारतीय संघ में विलय होना चाहे तो भी कर सकता है। ऐसे विलय न होने वाले प्रांतों के लिए यदि वे चाहें तो अंग्रेज सरकार उनके लिए एक नया संविधान को मान्यता देगी और उसे भी भारतीय संघ के बराबर की पदवी प्राप्त होगी। लीग ने भी क्रिप्स योजना को अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान की मांग को पुनः दोहराया। वेवल योजना 1945 और सांप्रदायिक अड़चन। 14 जून 1945 को भारत राज्य सचिव श्री एमरी ने कॉमन सभा में घोषणा की कि मार्च 1942 का प्रस्ताव बिना किसी परिवर्तन अथवा नियंत्रण के अभी भी बना हुआ है और मुख्य सेनापति को छोड़कर शेष गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद की नियुक्ति भारतीय राजनीतिक नेताओं में से की जा सकेगी।
परिषद में सभी मुख्य समुदायों, मुसलमानों तथा स्वर्ण हिंदुओं के बराबर बराबर प्रतिनिधि होंगे। लॉर्ड वेविल ने शिमला में जून-जुलाई 1945 में एक सम्मेलन बुलाया ताकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेद दूर हो सकें। कांग्रेस ने अपने भाग में से 2 कांग्रेसी मुसलमान नियुक्त करने का प्रस्ताव किया। पृष्ठ 426। जिन्नाह ने इस बात पर बल दिया कि सभी मुसलमान सदस्य लीग द्वारा ही मनोनीत किए जाएं। लॉर्ड वेविल ने सम्मेलन में गतिरोध होने के कारण उसको समाप्त कर दिया, अर्थात एक प्रकार से ये स्वीकार कर लिया गया कि जिन्नाह को भारत की संवैधानिक प्रगति को रोक देने का अधिकार है। मंत्रिमंडल शिष्टमंडल 1946 और सांप्रदायिक उलझन। 1945 से 46 के चुनाव में मुस्लिम लीग ने उत्तर पश्चिमी प्रांत को छोड़कर शेष सभी मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों में बहुत अधिक स्थान जीत लिए। उन्हें मुसलमानों के लगभग 75% मत प्राप्त हुए। कांग्रेस ने सभी हिंदू बहुसंख्यक प्रांतों और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में मंत्रिमंडल बनाए और बंगाल और सिंध में लीग ने। पंजाब में यद्यपि लीग सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई, परंतु मिला-जुला मंत्रिमंडल यूनियनिस्ट पार्टी ने ही बनाया। फिर भी लीग ने ये स्पष्ट कर दिया कि लीग एक सुदृढ़ राजनीतिक दल है। मार्च 1946 में मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल, जिसमें राज्य सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के प्रधान सर स्टेफर्ड क्रिप्स और नौसेना विभाग के प्रथम अधिपति श्री A.V. अलेक्जेंडर थे, भारत पहुंचा। इसी बीच प्रधानमंत्री श्री एटली ने ये स्पष्ट कर दिया कि अल्पसंख्यक दल को बहुसंख्या की प्रगति के मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल ने पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी और एक केंद्रीय सरकार जिसके अधीन विदेशी मामले, रक्षा और संचार साधन हों, ऐसा सुझाव दिया। परंतु इसने लीग की मांग आंशिक रूप से स्वीकार कर ली और प्रांतों को 3 भागों में बांटने का सुझाव दिया, अर्थात मद्रास, बम्बई, सीपी, यूपी, बिहार और उड़ीसा के हिंदू बहुसंख्यक प्रांतों को समूह अ में, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिंध के मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत समूह ब में और बंगाल और आसाम के समूह स बनाना स्वीकार किया। परंतु प्रांतों के पूर्ण स्वशासन और उनकी समूह रचना से पाकिस्तान का सार लीग को मिल गया। इसके अतिरिक्त संविधान बनाने वाली सभा के गठन की विधि भी निश्चित की और उसके चुनाव में कांग्रेस को 210 सामान्य स्थानों में से 199 मिले और लीग को 78 मुस्लिम स्थानों में से 73। जिन्नाह ने देखा कि कांग्रेस को कुल 296 स्थानों में से 211 का समर्थन मिलेगा और इस प्रकार मुस्लिम दल अल्पसंख्यक हो जाएगा। अतएव उसने 2 संविधान सभाएं मांगी, एक भारत के और एक पाकिस्तान के लोगों के लिए। सीधी कार्यवाही और सांप्रदायिक दंगे 1946 से 47 के मध्य। मुस्लिम लीग ने मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल की योजना से अपनी स्वीकृति वापस ले ली और 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। ये सीधी कार्यवाही अंग्रेजों के विरुद्ध पाकिस्तान लेने के लिए नहीं की गई, अपितु हिंदुओं के विरुद्ध इसी उद्देश्य से की गई। लीग ने बंगाल, यूपी, बम्बई, पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सांप्रदायिक दंगे भड़काए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को बनाई गई, उसने पहले तो मुस्लिम लीग ने सम्मिलित होना अस्वीकार कर दिया, परंतु फिर 26 अक्टूबर 1946 को वो इसमें सम्मिलित हो गई। इसलिए नहीं कि उसे सफल बनाया जाए, अपितु इसलिए कि उसे अंदर से तोड़ा जाए। परंतु संविधान सभा में वो फिर से सम्मिलित नहीं हुई। 20 फरवरी 1947 का एटली का वक्तव्य। एटली ने कॉमन सभा में एक घोषणा की कि उसकी सरकार का दृढ़ निश्चय है कि जून 1948 से पहले वो प्रभुसत्ता का हस्तांतरण निश्चित रूप से भारतीयों को कर देगी। यदि मुस्लिम लीग सहयोग नहीं देती तो ब्रिटिश सरकार को सोचना होगा कि अंग्रेजी प्रदेशों की केंद्रीय प्रभुसत्ता निश्चित तिथि तक किसको सौंपी जाए। क्या समस्त शक्ति किसी प्रकार की केंद्रीय सरकार को अथवा अन्य प्रदेशों में जो प्रांतीय सरकारें हैं उनको, अथवा किसी अन्य मार्ग से जो कि उचित हो और भारतीयों के हित में हो। इस प्रकार अंग्रेजों का विचार कि भारत की एकता को किसी न किसी रूप में बनाए रखा जाए बदल गया, अर्थात संभवतः पाकिस्तान बन सकता है। पृष्ठ 427।
माउंटबेटन की 3 जून 1947 की भारत के बंटवारे की योजना। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो मार्च 1947 में लॉर्ड वेवल के स्थान पर भारत के वायसराय नियुक्त हुए, 3 जून 1947 की घोषणा में भारत के बंटवारे की बात की। इस योजना के अनुसार सीमा प्रांत में मत संग्रह द्वारा ये निश्चित होना था कि वो भारत में सम्मिलित होगा अथवा पाकिस्तान में। इसी प्रकार आसाम के मुस्लिम बहुसंख्यक सिलहट जिले में भी जनमत संग्रह द्वारा ये निश्चित होना था कि वो पूर्वी बंगाल में सम्मिलित होगा अथवा भारत में। पंजाब और बंगाल की विधानसभाओं को 2 भागों में, एक में मुस्लिम बहुसंख्यक प्रदेश के प्रतिनिधि, दूसरे में शेष अन्य प्रतिनिधियों को ये निश्चय करना था कि प्रांत का बंटवारा हो अथवा नहीं। जैसा कि आशा थी, दोनों प्रांतों के हिंदू बहुसंख्यक प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने यह निश्चय किया कि प्रांतों का बंटवारा हो। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब ने यह निश्चय किया कि वे पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे और पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब ने भारत में विलय होने का निश्चय किया। सिलहट और सीमा प्रांत का जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में हो गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और भारत का बंटवारा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अंग्रेजी संसद ने जुलाई 1947 में पारित किया और उसके अनुसार 15 अगस्त 1947 से भारत को 2 स्वतंत्र प्रदेशों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। क्या भारत का विभाजन अनिवार्य था? इस प्रश्न के उत्तर में लेखकों में बहुत ही मतभेद होगा, विशेषकर यदि वे लेखक भारतीय, पाकिस्तानी अथवा अंग्रेज हों। भारत में देश के विभाजन को एक महान दुर्घटना माना जाता है। इसे अंग्रेजों की प्राचीन नीति बांटो और राज्य करो तथा मुस्लिम लीग की सांप्रदायिकता तथा पार्थक्य के आदर्श का एक स्वाभाविक अंतिम चरण माना जाता है। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने पर बाध्य कर दिया। कुछ भारतीय लेखक बहुत सीमा तक कांग्रेसी नेताओं को दोष देते हैं। तर्क ये है कि यदि ये लोग पर्याप्त सूझबूझ या साहस दर्शाते तो मातृभूमि का बंटवारा रुक सकता था। पाकिस्तान में इस विभाजन को पूर्णतया तर्कसंगत तथा अनिवार्य माना जाता है। वे मुस्लिम राष्ट्रवाद को भारतीय इतिहास में निहित ही समझते हैं। अंग्रेज लेखक भी इस बंटवारे के औचित्य पर एक मत नहीं है। वे पदाधिकारी जो भारत में अंग्रेजी शासक वर्ग से संबंध रखते हैं, वे भी इस विषय में भिन्न भिन्न विचार रखते हैं। इतिहास का निर्णय कुछ भी क्यों न हो, इस विभाजन का श्रेय मोहम्मद अली जिन्नाह को देना पड़ेगा कि किस प्रकार उसने राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाया। वो अधिक से अधिकतर शक्तिशाली बनता चला गया और अंत में कायदे आजम महान संगठनकर्ता कहलाया। पंडित नेहरू के अनुसार मुसलमानों के सांप्रदायिकतावाद के कारण उनमें मध्य वर्ग के उभरने में देरी का होना था, जिसके कारण लीग ने मुस्लिम जनता में भय की भावना भर दी। इस्लाम खतरे में है, इस नारे पर भी सभी मुसलमान लीग के झंडे तले इकट्ठे हो गए और जिन्नाह एक राजनीतिक मसीहा के रूप में सामने आए। ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हिंदू महासभा की भूलों और गलत कार्यों से भी सांप्रदायिकता और पृथकतावाद को बढ़ावा मिला। सावरकर तो स्पष्ट रूप से हिंदू प्रभुत्व की बात करते थे और कहते थे कि हिंदू मुस्लिम झगड़े का एक ही हल है और वो ये कि भारत हिंदुस्तान है और मुसलमानों को अल्पसंख्यक रूप में ही यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि जनतंत्र में बहुसंख्यक ही राज्य करते हैं। ऐतिहासिक तत्व तथा शक्तियाँ जिन्होंने अंग्रेजों को 1947 में भारत छोड़ने पर बाध्य किया। ऐतिहासिक उद्देश्य का सिद्धांत। अंग्रेजी राजनीतिज्ञ तथा लेखकों ने इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया है कि अंग्रेजों का भारत छोड़ने का निर्णय केवल स्वैच्छिक था और इंग्लैंड ने स्वयं ही भारत को स्वराज्य के लिए तैयार किया था और भारत को स्वतंत्रता देना उनके भारत में ऐतिहासिक उद्देश्य का संपन्न होना ही था। यहाँ पर टिप्पणी दी गई है। एक बार जिन्नाह ने कहा था कि उसने अपने सचिव तथा उसके टाइपराइटर की सहायता से मुसलमानों के लिए पाकिस्तान प्राप्त किया। टिप्पणी समाप्त। पृष्ठ 428। अंग्रेजी प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद में जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत करते समय कहा था, इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब राज्यों को तलवार की शक्ति से अन्य लोगों के हाथों में शासन छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। विरले ही ऐसे हुए हैं कि वे लोग जो दूसरों पर राज्य करते रहे हों, अधीनस्थ लोगों को स्वेच्छा से शक्ति का हस्तांतरण करने दें।
उससे कुछ समय पहले मई 1946 में लेबर दल के प्रधान प्रोफेसर लास्की ने घोषणा की थी, आधुनिक इतिहास में अहिंसक रूप से शक्ति का ये हस्तांतरण सबसे बड़ा है जो किसी साम्राज्यी शक्ति ने किसी भी लोगों को किया है। और मैं आशा करता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय नेता इस प्रकार स्वर्ण थाली में प्रस्तुत इस भेंट का सम्मान करेंगे। एटली ने अपने भाषणों में इस बात का उल्लेख भी किया कि अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रजातंत्र पद्धति में शिक्षण दी। उसने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक के विषय में कहा कि ये उस घटना चक्र की लंबी श्रृंखला का चरम बिंदु है। मिंटो मार्ले तथा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुझाव, साइमन आयोग की रिपोर्ट, गोलमेज कॉन्फ्रेंस, मेरे माननीय मित्रों का गत वर्ष भारत जाना, मंत्रिमंडल का शिष्टमंडल, ये सभी उस मार्ग के चरण हैं जिसका अंत भारत को स्वतंत्रता देने का सुझाव है। साम्राज्यवाद का पतन। प्रथम विश्व युद्ध का, जिसमें प्रतिद्वंद्वी साम्राज्यवादी देश एक दूसरे से भिड़ गए, फल केवल ये हुआ कि उपनिवेशों का साम्राज्यवादी देशों में पुनः वितरण हुआ। इसमें सबसे अधिक लाभ इंग्लैंड को हुआ, जिससे लगभग सभी जर्मन उपनिवेश उसे मिल गए तथा तुर्की साम्राज्य के अरबी प्रदेश भी उसी के नियंत्रण में आ गए। परंतु दोनों युद्धों के अंतरकाल में 1918 से 39 के मध्य में इंग्लैंड में आंतरिक तथा बाह्य युद्ध से इस साम्राज्यवाद के विरुद्ध जनमत फैलता चला गया और अब साम्राज्यवाद अपनी सफाई प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा था। विश्व राजनीति में भी साम्राज्यवाद के विरुद्ध मुख्य रूप से 3 नवीन तत्व सामने आ रहे थे। पहला तो ये था कि पूंजीवादी देशों में ही साम्राज्य विरोधी तथा प्रजातंत्रीय प्रभाव और तत्व उभर रहे थे। ये प्रभाव उदाहरण के रूप में इंग्लैंड में श्रमिक दल का उदय होना, राष्ट्रीय आय के बंटवारे को भी सुधारने का प्रयत्न कर रहे थे ताकि साम्राज्यवाद विरोधी नीतियों को अपनाया जा सके। दूसरे, विश्व मंच पर उपनिवेशवाद विरोधी शक्तियां उभर रही थीं। ये सब भारत में गांधी जी के असहयोग आंदोलन तथा चीन में कुमिटांग आंदोलन की सफलताओं से स्पष्ट हो रहा था। तीसरे, रूस में 1917 में साम्यवादी क्रांति की सफलता ने साम्राज्यवाद विरोधी तत्वों को शक्ति प्रदान की। ये लोग समस्त संसार में साम्राज्यवाद तथा पूंजीवाद से शोषित लोगों को स्वतंत्र होने में सहायता देने का वचन देते थे। इन सभी तत्वों के सम्मिलित प्रभाव ने अंग्रेजों को ये स्पष्ट कर दिया था कि अब साम्राज्यवाद के दिन थोड़े ही रह गए हैं। 2 महान शक्तियों का उदय होना। द्वितीय विश्व युद्ध में फासिस्ट और नाजी शक्तियां तथा जापानी साम्राज्यवादी शक्तियां पूर्णतया परास्त हो गई थीं। यद्यपि आंग्ल अमेरिकन साम्राज्यवाद विजय हो गया था, परंतु साम्राज्यवाद को भारी धक्का लगा। यूरोप में, विशेषतः एशिया में स्वतंत्र हुए प्रदेशों ने ये सिद्ध कर दिया था कि स्वतंत्रता प्रत्येक देश का मूल अधिकार है। इंग्लैंड विजयी तो हो गया था, परंतु वो अब दूसरी श्रेणी की शक्ति रह गया था। अब संसार में 2 महान शक्तियां अमेरिका तथा रूस सामने आ गई थीं, और रूस विशेषकर उन सभी देशों की ओर था जो स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे। मिस्र से लेकर सुदूर पूर्व तक के समस्त अंग्रेजी साम्राज्य पर प्रभावशाली दबाव था। सामरिक रूप से भी अब इंग्लैंड में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो अपने साम्राज्य की स्थानीय शक्तियों अथवा विश्व जनमत की चुनौती से रक्षा कर सके। इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड तीनों साम्राज्यवादी देशों ने देखा कि उनके पांव तले से भूमि खिसक रही है और साम्राज्यवाद का अंत तो अब केवल समय की ही बात है। पृष्ठ 429। इंग्लैंड में श्रमिक दल का उदय। मई 1945 के चुनाव में इंग्लैंड में श्रमिक दल सत्ता में आया। इस दल ने अपना घोषणा पत्र में भारतीय समस्या को हल करने का वचन दिया था। अंग्रेजों के भारत से चले जाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार था। 20 फरवरी 1947 को अंग्रेजी प्रधानमंत्री एटली ने संसद में ये घोषणा की कि उसकी सरकार का ये निश्चय है कि वो अधिकाधिक जून 1948 तक शक्ति का हस्तांतरण भारतीय हाथों में कर देगी। समुअल होर तथा चर्चिल जैसे कट्टर रूढ़िवादियों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये पूर्णतया आत्मसमर्पण है और इसका परिणाम सबसे बुरी परिस्थितियों में भारत का बंटवारा होगा। अपनी विशेष कटु शैली से उसने कहा, बहुत से लोगों ने ब्रिटेन की अपने शत्रुओं के विरुद्ध रक्षा की है, परंतु अपने ही विरुद्ध इसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। यदि 1945 में रूढ़िवादी दल सत्ता संपन्न रहता तो निश्चय ही भारत की स्वतंत्रता वर्षों तक प्राप्त नहीं होती।
श्रमिक दल के प्रधानमंत्री ने शीघ्र ही भारत छोड़ने का निश्चय किया और अपने वचन को निभाया। भारतीय राष्ट्रवाद की अप्रतिरोध्य शक्ति। गांधी जी के असहयोग आंदोलनों पर इतिहासकार कोई भी निर्णय दें, इस तथ्य को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस अधिक सशक्त दल के रूप में सामने आई। 1937 के चुनाव ने कांग्रेस को प्राप्त राजनीतिक समर्थन तथा शक्ति का प्रदर्शन किया। ये केवल श्रमिक दल के नेताओं के लिए ही नहीं, अपितु रूढ़िवादी दल के लिए भी एक चेतावनी थी। कांग्रेस की विस्तृत आधार लोकप्रियता इस बात से स्पष्ट थी कि 1936 में कांग्रेस की 6.36 लाख की सदस्य संख्या से बढ़कर 1937 में ये सदस्य संख्या 30 लाख हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत का स्वतंत्रता प्राप्त करने का निश्चय और भी दृढ़ कर दिया था। जुलाई 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और मांग की कि भारत में अंग्रेजी शासन तुरंत समाप्त होना चाहिए। गांधी जी ने करो या मरो का जय घोष दिया। अंग्रेजों ने कांग्रेस के 1942 के विद्रोह को कुचलने के लिए अत्यंत क्रूर साधन अपनाए, परंतु इस विद्रोह में जिस प्रकार जनता ने सहयोग उन्नीस 1943 तक युद्ध मित्र शक्तियों के पक्ष में जाने लगा, परंतु चर्चिल द्वारा नियुक्त नए वायसराय लॉर्ड वेवल भी इस निश्चय पर पहुंच गया था कि युद्ध के तुरंत पश्चात भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए और ये ही अंग्रेजी जनमत तथा सरकार का मुख्य रूप से विचार